हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 3 समाज मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी जो कि पेपर 5 कहलाता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि समाज मनोविज्ञान है क्या। समाज मनोविज्ञान के इतिहास में हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि पूर्व के जो भी विद्वान थे उन लोगों ने समाज मनोविज्ञान को कैसे जाना, समाज मनोविज्ञान का जन्म काल कब से माना जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है और पूर्व में कोई विभाग या कोई विज्ञान या कोई विषय अलग अलग नहीं था। 18वीं 17वीं शताब्दी में अधिकतर विषय एक ही विषय में समाहित थे और लोग दर्शन शास्त्र के रूप में इसे जानते थे। दर्शन शास्त्र के रूप में अधिकतर लोग मनोविज्ञान को लाए। दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर मनोविज्ञान डेवलप किया। तो बहुत से दार्शनिक जैसे हॉब्स जो कि 1651 में, लॉक 1690 में, ह्यूम, काम्टे आदि दार्शनिक, इन्हें मनोवैज्ञानिक न कह के हम लोग इन्हें दार्शनिक कह सकते हैं। इन लोगों ने सबसे पहले सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार पर अध्ययन शुरू किया। इसमें काम्टे नामक जो दार्शनिक थे वो समाज शास्त्र के विषयों पर ज्यादा अध्ययन करते थे। सामाजिक व्यवहार के बारे में भी इनका वैज्ञानिक अध्ययन हुआ। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, काम्टे साहब को। और समाज शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने, काम्टे साहब ने कई विषयों का अध्ययन किया। फ्रांस की राज्य क्रांति जब हुई थी उस समय से कई ऐसे विषय समाज शास्त्रियों को मिले जिसमें पूर्व कथन, सामाजिक व्यवहार, व्यक्तियों का व्यवहार आदि पर अध्ययन होने लगा। तो काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट एन स्पेंसर और आलपोर्ट साहब का नाम लिया जाता है और ये लोगों ने भी सामाजिक मनोविज्ञान के कई विषयों का अध्ययन किया। बाद में चलकर कुछ समाज शास्त्रियों ने एक अलग विषय के रूप में सुखवाद, जिसको ईगोइज्म के नाम से भी जाता है, उसका अध्ययन किया, जिसमें निजिक्स, ली, डिंटेक आदि ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इन दोनों विषयों का अध्ययन करके इसकी विस्तृत चर्चा की। अब हम लोग जब समाज मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं तो मैकडूगल, एडवर्ड रॉस आदि के बारे में भी जानेंगे। उन लोगों ने भीड़ अर्थात क्राउड और सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव पर इन लोगों ने बहुत अध्ययन किया। उसी में इन्होंने इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्ति आदि पर कई पुस्तकें भी लिखी। तो मैकडूगल और रॉस आदि भी समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया। अब हम कुछ वर्षों में, दशकों में बांट के मूल बातों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि 1920 से 30 के दशक में समाज मनोविज्ञान को समाज शास्त्र से अलग करते हुए और दर्शन शास्त्र से अलग करते हुए एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने की बात प्रारंभ हुई और 1920 और 30 के बीच में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1930 और 40 में कई विषय जो कि समाज मनोविज्ञान से संबंधित थे उन पर काफी व्यापक अध्ययन होने लगा और काफी डिस्कशंस होने लगा, जिसमें सोशल नॉर्म्स, लीडरशिप अर्थात नेतृत्व,
मनोवृत्ति, एटीट्यूड, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण आदि ऐसे ऐसे विषय थे जो कि आज के डेट में भी, आज की तिथि में भी समाज मनोविज्ञान का प्रमुख एक अध्याय के रूप में जाना जाता है। 1940 से 70 के बीच में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज की कुछ अलग ही परिभाषाएं बदली, सामाजिक गतिविधियों में बहुत परिवर्तन हुआ, समाज में कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स आने लगे, सामाजिक क्रांति की उत्पत्ति हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए कुछ नए विषय पर अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस, प्रचार, प्रोपेगेंडा, जनसंपर्क जिसे मास कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब पर, इंटरनेशनल रिलेशन आदि पर विस्तृत चर्चा होने लगी। इसमें विल्हेल्म व्हाइट नाम के जो समाजशास्त्री थे, समाज मनोविज्ञान के विद्वान थे, 1941 ईस्वी में बच्चों के समूह पर सोशल इंटरैक्शन से संबंधित, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित गहन अध्ययन किया। कहने का अभिप्राय यह है कि व्हाइट नामक समाजशास्त्री या सोशल साइकोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक विधि से अध्ययन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने बच्चों के समूह पर टेक्निकल रूप से, साइंटिफिक वे से स्टडी किया। उसी तरह टी न्यूकॉम्ब, जो कि एक नामी समाजशास्त्री के रूप में न्यूकॉम्ब की चर्चा होती है, समाज मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने 1943 में संदर्भ समूह, जब समूह चैप्टर में हम लोग चलेंगे या पूर्व में भी आप लोग से चर्चा हम लोग किए थे, आप लोग बहुत पूर्व में भी समूह के बारे में आप लोग जानते होंगे कि समूह किसे कहते हैं, समूह के प्रकार में से रेफरेंस ग्रुप की चर्चा होती है, संदर्भ समूह। तो इस पर इन्होंने न्यूकॉम्ब ने काफी अध्ययन किया और रेफरेंस ग्रुप के बारे में कई प्रयोग करके उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। एक दूसरे समाज मनोवैज्ञानिक फेस्टिंगर का नाम आता है, जिन्होंने 1957 में थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक विसंवादिता का सिद्धांत प्रस्तुत करके समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, एक रिवॉल्यूशन ला दिया। क्योंकि यह सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी क्रिया के प्रतिरूप में उत्पन्न होता है और हम उसी के अनुसार मनोवृत्ति बनाते हैं। जब हमारे मनोवृत्ति या व्यवहार के अनुकूल कोई घटना नहीं उत्पन्न होती है, या यूं कहे कि कोई घटना ऐसी आए जो हमारे व्यवहार और मनोवृत्ति के प्रतिकूल होती है, तो व्यक्ति में स्ट्रेस या तनाव की उत्पत्ति होती है। वह उससे बचने की कोशिश करता है, उससे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि वह दुखद अनुभूति उसको हो और स्ट्रेस की उत्पत्ति हो, तनाव की उत्पत्ति हो। यह एक जनरल बात है जो सबके साथ होती है। तो आदमी उससे बचने के लिए जब जो विरोधी व्यवहार है, जो मनोवृत्ति ऐसा है जिसके प्रति हमारा प्रतिकूल व्यवहार होता है, आदमी उससे बचने के लिए जब उसी के अनुकूल अपने व्यवहार को समाहित कर लेता है या उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, तो इसी को फेस्टिंगर ने परिभाषित करते हुए कहा कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का थ्योरी के रूप में इसका नाम दिया, कि व्यक्ति ऐसा करके तनाव से बच जाता है और मानसिक कॉन्फ्लिक्ट से बच जाता है। इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन करके वह मानसिक आघात से भी बच जाता है और सामान्य जीवन जीने लगता है। तो यह एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी सिद्धांत था कि व्यक्ति कैसे
बदलाव करता है अपने व्यवहार को। अपने मनोवृत्ति के अनुकूल यदि नहीं कोई व्यवहार हो तो दूसरे के व्यवहार के अनुसार, घटना के अनुसार अपने मनोवृत्ति को कैसे चेंज कर देता है, कैसे बदल लेता है, यह अपने आप में एक नया स्टडी था, नया अध्ययन था। इस अध्ययन का सोशल साइकोलॉजी के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा और एक नया व्याख्या के रूप में, चर्चा के रूप में उभर कर आया। 1960 और 70 के दशक में काफी विषयों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिसमें आक्रमणशीलता तथा उग्रता, एग्रेशन एंड वायलेंस, समाज मनोविज्ञान का एक टॉपिक के रूप में, एक अध्याय के रूप में उभर कर आया कि एग्रेशन और वायलेंस की स्थिति में मानव का व्यवहार किस तरह का होता है, उसके क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं। इसके तमाम आयाम पे, तमाम डायमेंशंस पर अध्ययन होने लगा समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये 1960 और 70 के दशक के बीच में हुआ। दूसरा, अट्रैक्शन एंड लव, मनोहरता एवं प्यार। तीसरा, परोपकारिता, अल्ट्रुइज्म। तो अट्रैक्शन एंड लव के ऊपर कि आकर्षण का क्या सिद्धांत है, प्रेम का क्या सिद्धांत है, समूह में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, एक दूसरे के प्रति, चूंकि समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है, तो अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति, एक समूह का दूसरे समूह के प्रति, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति किस तरह से होता है और इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, अट्रैक्शन होने के पीछे कौन कौन सा शर्त काम करता है, आदि का सामाजिक अध्ययन होने लगा। परोपकारिता और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, अल्ट्रुइज्म और सोशल साइकोलॉजी में क्या रिलेशंस है, इस पर चर्चा 60 और 70 के दशक में होने लगी। सामाजिक आदान प्रदान, सोशल एक्सचेंज, पर्सन परसेप्शन, अनुकरण या इमिटेशन, ग्रुप डिसीजन, ऐसे विषय थे जिस पर विस्तृत चर्चा समाज मनोविज्ञान में होने लगी। ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप इंटरैक्शन, ग्रुप डिसीजन, सामूहिक डिसीजन को कहते हैं, जिसमें जब कोई समूह, चाहे वह मनुष्य का हो, पशु का हो या पक्षी का हो, समूह जैसा निर्णय लेता है, उसके समूह के सारे सदस्यों को, सारे मेंबर्स को उसका अनुपालन करने को बाध्य होता है। और समूह का नेता या सामूहिक निर्णय में बहुत बड़ा बल होता है, सोशल फोर्स होता है। इन सब चीजों का अध्ययन इन चीजों पर होने लगा। उसी तरह इमिटेशन, अनुकरण में समूह के वैसे नेता जिनका व्यवहार काफी अच्छा होता है, समूह के बाकी फॉलोअर्स उसका पालन करते हैं, अनुकरण करते हैं। उसी तरह आप छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं, जिस तरह परिवार में जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता, उनके बच्चे भी अपने माता पिता के तुल्य, माता पिता के अच्छे कार्यों का अनुकरण करते हैं, बुरे कार्यों का भी अनुकरण करते हैं। तो एक तरह का सोशल लर्निंग का ये थ्योरी है कि अनुकरण क्या होता है। आज के दिनों में जो हमारे फिल्म हैं, सीरियल्स हैं, या बहुत से ऐसे टीवी पे चलने वाले कार्यक्रम है सोशल मीडिया में, उसका भी अनुकरण बच्चे करते हैं, समाज के अन्य लोग भी करते हैं। और नेता या नेत्री को एक रोल मॉडल के रूप में मान के उसका अनुकरण हम तुरंत करने लगते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाज पे पड़ता है। इसलिए ये एक ऐसा विषय था इमिटेशन कि इसने भी एक सामाजिक क्रांति ला दी। और जितने की चर्चा हमने किया वो 60 और 70 के दशक के वैसे विषय थे, वैसे विषय थे जिसका अध्ययन व्यापक रूप से हुआ। इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ इतने ही विषयों का अध्ययन हुआ, नहीं, कई और भी विषय थे, लेकिन मैंने मुख्य विषयों की चर्चा की। 70 के बाद के दशक में
हमारा समाज मनोविज्ञान काफी ज्यादा विकसित हो चुका था, काफी ज्यादा प्रौढ़ हो चुका था, और उस विषय में उस अंतराल में कुछ वर्गों में बांटकर, कुछ सालों में बांटकर 5-6 मुख्य चीजों की चर्चा मैं करूंगा, जिसके आधार पे मनोविज्ञान और समाज मनोविज्ञान काफी सुदृढ़ होता गया। जिसमें पहला था इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज। इसमें हम लोग दूसरे विषयों को समाज मनोविज्ञान से जोड़ के या मनोविज्ञान से जोड़ के अध्ययन प्रारंभ करने का एक खुला स्कोप छोड़ दिया समाज मनोवैज्ञानिकों ने, और दूसरे विषयों को भी अपने में समाहित कर लिया, और उसका सामाजिक मनोविज्ञान से क्या संबंध है, समाज मनोविज्ञान में उसका अध्ययन क्यों आवश्यक है, इन सब चीजों की चर्चा हुई। दूसरा था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज का समाज मनोविज्ञान में क्या प्रभाव पड़ता है, मनोविज्ञान से इसका क्या संबंध है, जैसे एटमॉस्फेयर का, एयर पोल्यूशन का, पोल्यूटेड वाटर और मेंटल लेवल का, टेम्परेचर का, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके कारण समाज पर उसका क्या प्रतिफल होता है, समाज कैसे प्रभावित होता है, इन सब चीजों का जब अध्ययन होने लगा तो यह इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत साइकोलॉजी से इसका कोरिलेशन करते हुए, खासकर सोशल साइकोलॉजी से इसका अध्ययन होने लगा 70 के बाद के दशकों में। तीसरा है एट्रीब्यूशन या गुणारोपण। बाहरी व्यवहारों के आधार पर उसकी प्रेरणा, नीड्स मतलब आवश्यकता और इच्छाओं को समझने का प्रयास जनरली मूलतः बोलचाल की भाषा में गुणारोपण या एट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बाहरी व्यवहार, रूप, रंग, रेखा के आधार पे आपकी इच्छा, आपका जो है सो प्रेरणा, आपका जरूरत का जब अध्ययन समाज मनोविज्ञान में होने लगा तो यह भी एक विषय के रूप में प्रमुखता से उभरने लगा। नेक्स्ट था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वैसे चीजों का अध्ययन होने लगा जिसमें हम कुछ बोलकर अपनी अभिव्यक्ति नहीं करते थे, बल्कि हाव भाव, शारीरिक गति, बाहरी एक्सप्रेशन, इन सब चीजों के द्वारा मन को या सामाजिक व्यवहार को समझने का जब अध्ययन होने लगा तो इसमें नॉन वर्बल के अंतर्गत आने लगा, क्योंकि इसमें हम बोलते नहीं थे, एक दूसरे का बोली से कनेक्शन नहीं होता था, बल्कि हाव भाव से ही स्टडी करते थे। एक नया क्षेत्र उभर कर आया समाज मनोविज्ञान में, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, लव, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ये सब ऐसे विषय थे जो सामाजिक मनोविज्ञान में क्रांति ला दिया। इन सब चीजों का अध्ययन और समाज मनोविज्ञान में पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन इसमें होने लगा। एक अलग आयाम के रूप में क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी या क्रॉस कल्चरल स्टडीज की भी चर्चा होने लगी। क्रॉस कल्चरल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब भिन्न भिन्न संस्कृति में रहने के बावजूद उसका व्यवहार, समूह के लोगों का, परिवारों का, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। जब एक समूह दूसरे संस्कृति में जाता है, फिर दूसरे के बाद वही समूह जब उठ के तीसरे संस्कृति में जाता है, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति एक संस्कृति में रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद वह दूसरे कल्चर में अपने आप को ढालता है, तो उसके बिहेवियर पर, समूह पर, लोगों के ऊपर, खुद उसके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होता है, इसका अध्ययन क्रॉस कल्चरल स्टडीज के अंतर्गत आया गया। 1970 के बाद का जो समय है, जिसको आधुनिक समाज मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है, जो आज का समाज मनोविज्ञान है, वह अधिकतर फील्ड एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। आधुनिक समाज मनोविज्ञान प्रयोग पर ज्यादा आधारित हो गया और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन फील्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्यादा अध्ययन करने लगा और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को ही उसने आधार बनाया। क्रॉस कल्चर स्टडी के बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर वह ज्यादा अध्ययन देने लगा और आज का जो समाज मनोविज्ञान है वह दूसरे मनोविज्ञान या दूसरे विषयों को भी समाहित करने लगा है। तो आज मैं
समाज मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत संक्षिप्त में अलग अलग वर्गों में बांट के मैंने बताने की कोशिश किया कि समाज मनोविज्ञान कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ। स्पष्ट है कि पहले समाज मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में समाहित था। बाद कुछ दिनों में सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद कॉम्टे के, जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है कॉम्टे को, उसके बाद हमारा समाज मनोविज्ञान धीरे धीरे विकसित होते गया। 20 से 30 के दशक से लेके 10 हर दशक में हमने देखा कि किस तरह से समाज मनोविज्ञान में कौन कौन से आयाम आते गए और समाज मनोविज्ञान सुदृढ़ होता गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समाज मनोविज्ञान के परिभाषा, समाज मनोविज्ञान के स्वरूप आदि पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, किसी तरह की बात हो तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा और आपस में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो सके और समाज मनोविज्ञान को हम लोग समझ सके। थैंक्स।